हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर, राजनीति विज्ञान गुरु। तो चलिए करते हैं शुरू। आज की क्लास होने वाली है आपकी क्लास 12th के बुक 2 का 9th लेसन, यानी कि अध्याय नंबर 9, भारतीय राजनीति में आए नए बदलाव। तो ये इसमें से आपका एक क्वेश्चन जो आपको 6 नंबर में देखने को मिलता है कि भारतीय राजनीति में 1990 के दशक के बाद में आए कुछ बड़े बदलावों के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि 1990 का जो दशक था इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई थी। तो देखो, इंदिरा गांधी की हत्या हुई। हमने इससे पहले वाले जो क्षेत्रीय कांसा वाला लेसन था उसमें हमने पढ़ा था कि सन 1984 के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, वहां पर इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया हुआ और उन्होंने 1984 के अंदर लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को भारी जीत दिलाई। अब कांग्रेस को भारी जीत दिलाने के बाद में 1989 के आम चुनाव में किसी भी दल को बहुमत न मिला और ऐसी स्थिति में भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन का युग स्टार्ट हुआ। तो देखिए, केंद्रीय स्तर पर 1967 में क्या हुआ था, राज्य स्तर पर स्टार्ट हुई थी गठबंधन, और 1989 के अंदर कहां पर, केंद्र स्तर पर स्टार्ट हुआ गठबंधन। गठबंधन के बारे में आई होप आप सबको पता होगा। गठबंधन का मतलब क्या होता है, जब किसी एक राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता या वो किसी भी प्रकार से पार्टी मतलब अपना अपना जो है बहुमत नहीं ले पाती है, तो क्या होता है कि बहुमत ना होने की स्थिति के अंदर वो एक या एक से अन्य पार्टी के साथ में मिलकर जो है गठबंधन की सरकार बनाती है। अब आगे हम बात करेंगे 1990 के पश्चात में भारतीय राजनीति में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे गए थे। अब वो बदलाव कौन कौन से थे, तो वो बदलाव हम देख लेते हैं यहाँ पर और उसके बाद में उनको डिस्क्राइब कर लेंगे। सबसे पहला बदलाव आता है आपका कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। आपको पता होगा कि जब हमारे को आजादी मिली थी, यानी व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, जब से लेकर एक बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जो कि पूरे देश के अंदर उसका वर्चस्व था। और इस पार्टी का जो है 1990 के 89 के चुनाव के बाद में क्या हुआ, जब ये कांग्रेस हार गई तो यहां पर बोला गया कि कांग्रेस पार्टी की समाप्ति हुई। ये बहुत लंबे समय से चली आ रही एक पार्टी का शासन समाप्त हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें, भारतीय राजनीति के अंदर 1990 के दशक के बाद में जो बदलाव हुआ वो कौन सा बदलाव था, राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बढ़ी। अब भारतीय जनता पार्टी, जिसको मैंने आपको बताया था कि इसको जो है पहले क्या बोला जाता था, इसको बोला था जनसंघ पार्टी, ठीक है। इसी को आज बीजेपी के नाम से जानते हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी। और उस समय एक मिली जुली पार्टी बनी थी जिसका नाम था जनता दल। अब राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हुआ। अब मंडल मुद्दा क्या था, मंडल मुद्दा भी हम लोग अभी आगे टॉपिक के अंदर मैं आपको क्लियर कराऊंगा, जिसमें बिंदेश्वरी प्रसाद जो थे वो अध्यक्ष थे और उन्होंने जो है यहाँ पर 27% आरक्षण की जो मांग की गई थी, इसके आधार पर जो है वहां पर लोगों ने दंगे फसाद कर दिए थे, जिसको मंडल मुद्दे के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हमारा यहाँ पर है नई आर्थिक नीति और अयोध्या विवाद और गठबंधन की राजनीति और शाहबानो प्रकरण। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को अब ज्यादा देरी ना करते हुए बिल्कुल स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका कांग्रेस और नई आर्थिक नीति क्या थी। नई आर्थिक नीति की बात करें तो 1991 के अंदर श्री पी.बी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में एक सरकार आई, जिसके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, यानी कि जो हमारे अभी एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। अब देश में नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद में आने वाली सभी सरकारों ने इसको जारी भी रखा और इस नीति में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया था। उदारीकरण निजीकरण का मतलब क्या है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बोले तो वैश्वीकरण की नीति, यानी कि इसमें क्या हुआ था, वैश्वीकरण की नीति को ज्यादा बल दिया गया था, ठीक है। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण बोले या फिर हम इसको भूमंडलीकरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण की नीति, ये सब वही होती है। अब बात आती है कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो अपने आप में एक बहुत इकलौती बड़ी पार्टी थी। तो भाई जो कांग्रेस पार्टी थी इसके प्रभुत्व की समाप्ति कैसे हुई, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रभुत्व की समाप्ति के कारण बताइए। तो क्या कारण थे, यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं। देखो, सबसे पहला, कांग्रेस पार्टी की हार ने भारतीय पार्टी प्रणाली पर कांग्रेस के प्रभुत्व के अंत को चिन्हित किया। अब भारतीय पार्टी प्रणाली जो थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो थी ना, इसको अन्य पार्टियों ने चुनौती दी और कांग्रेस पार्टी को हरा दिया, क्योंकि गठबंधन का उदय हुआ। अब गठबंधन के बाद में भी क्या हुआ, कांग्रेस से ही अनेकों पार्टियां निकलकर सामने आई थी। तो इन सब पार्टियों से मिलकर क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी की समाप्ति हो गई। जैसे जनता पार्टी की सरकार बनी ना बाद में, जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी, जिसमें किसी एक सरकार, एक पार्टी नहीं बल्कि अनेकों पार्टियां इसके अंदर मौजूद। तो अब हम बात करेंगे इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको दूसरा पॉइंट, देखो अब यहाँ पर क्या बहुदलीय व्यवस्था का युग शुरू हो गया है। बहुदलीय का मतलब पहले क्या था, एक ही दल था। कांग्रेस प्रणाली की मतलब पूरी छवि थी कि कांग्रेस ही आती थी, कांग्रेस ही जीतती थी। अब क्या हुआ, बहुदलीय। बहुदलीय का मतलब बहुत सारे दल। अब बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, अनेकों पार्टियां आ गई हैं। तो ऐसे उस समय भी बहुत सारी पार्टियों का गठन हुआ था।
1989 के बाद गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई थी और उसके बाद में क्षेत्रीय दलों ने अहम भूमिका निभाई थी। जो राष्ट्रीय दल जो होते हैं वो तो बड़े होते हैं, छोटे छोटे दलों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब गठबंधन के युग की अगर हम बात करें तो देखो गठबंधन का युग क्या था। इसमें बताया गया कि कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था उसका प्रभुत्व समाप्त हो गया और बहुदलीय शासन प्रणाली का युग स्टार्ट हो गया। ये जो कांग्रेस अलग थी ना अकेले, उसका प्रभुत्व समाप्त हो गया और अनेकों पार्टियों को मौका मिल गया अपने आप को साबित करने का। अब केंद्र में गठबंधन सरकारों के निर्माण में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया। जो छोटे छोटे पार्टियां थी उनका ज्यादा महत्व बढ़ गया और 89 के बाद में गठबंधन का युग आरंभ हुआ। कहां पर? केंद्र स्तर पर। ये याद रखना कि जो गठबंधन का युग है वो राज्य स्तर पर अलग स्टार्ट हुआ है। राज्य स्तर पर हुआ है 1967 में, ठीक है, और केंद्र स्तर पर हुआ है 1989 में। आगे चलते हैं। उसके बाद में क्षेत्रीय दलों ने मिलकर जो है राष्ट्रीय मोर्चे ने भाजपा और वाम मोर्चे ने समर्थन की सरकार बनाई। अब यहां पर क्या हुआ? गठबंधन की सरकार बनी और फाइनली 1998 से लेकर 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार चलती रही। और इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री बने थे। 2004 से 2009, 2009 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए और इस दौरान प्रधानमंत्री कौन बने? हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब उसके बाद क्या हुआ? इतिहास में पहली बार इतिहास दोहराते हुए 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 30 साल बाद पूरा बहुमत प्राप्त किया और पूर्ण चुनाव गठबंधन की प्रतिबद्धता का संपन्न करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार उन्होंने बना डाली। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त अभियान 21 राज्यों के अंदर सफल रहा। उनका जो टारगेट था, उनका जो एजेंडा जो था वो ये था कि वो चाहते थे कि जो है कांग्रेस को 21 राज्यों से बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई 1989 से अब तक केंद्र में 11 सरकारें रही हैं और गठबंधन की सरकारें रही हैं। नेशनल फ्रंट 1989, यूनाइटेड फ्रंट 1967 से लेकर 97 और एनडीए ने 1998 से लेकर 2004 और फिर यूपीए ने 2004 से लेकर 2014 तक अपनी सरकारें चलाई है। अब गठबंधन पार्टी या फिर गठबंधन सरकार जो होती है उसके होने के कारण क्या होते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप कारण बताइए, तो देखो क्या होता है कि जब राष्ट्रीय राजनीतिक दल कमजोर हो जाते हैं तो नए दलों का उदय होता है और उन्हीं दलों की वजह से क्या होता है, एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता और उसको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव व सरकारों के निर्माण में बढ़ती भूमिका। क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा भूमिका निभाने लगते हैं और जाति और संप्रदाय आधारित अवसरवादी राजनीति का उदय होता है। जाति को लेकर और संप्रदाय को लेकर होता क्या है, जो हमारी सोसाइटी है वो क्या सोचती है, हमारी सोसाइटी जो है सबसे पहले बात करते हैं जाति धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर, परंतु एक्चुअल में बात ये होती है ना, इन सब चीज का फायदा कौन उठाता है? जितने भी राजनेता हैं वो राजनेता पहले बात करते हैं कि उन्हें जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है, संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है, परंतु ये लोग जो है वोट मांगने जब जाते हैं तो जाति धर्म के आधार पर ही वोट मांगते हैं और यही सबसे बड़ी राजनीति कहलाती है। तो इसी वजह से भी क्या होता है कि गठबंधन का उदय हुआ। अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय। अन्य पिछड़ा वर्ग को जिसे हम बोलते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी के अंदर जब पिछड़ी जातियों के कई वर्गों के बीच में कांग्रेस के समर्थन में गिरावट आई तो इससे गैर कांग्रेसी दलों को अपना समर्थन पाने की जगह मिल गई। जो गैर कांग्रेसी पार्टियां थी उनको सपोर्ट मिल गया और जनता पार्टी के घटक में क्या हुआ, जैसे भारतीय क्रांति दल जो थे, संयुक्त पार्टी थी और ओबीसी के लिए कुछ वर्गों ने एक शक्तिशाली ग्रामीण आधार बना लिया। अब उसके बाद में क्या हुआ, मंडल मुद्दे का उदय हुआ। अब जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मंडल मुद्दा। मंडल मुद्दा था क्या आखिर? 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी, दूसरे पिछड़े वर्ग के लिए एक पिछड़ा आयोग का गठन किया ओबीसी के लिए। अब इन्होंने एक पिछड़ा आयोग वर्ग का गठन किया, इसके अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और इसीलिए इसे मंडल मुद्दे के नाम से जाना गया। अब इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हो जगह जगह पर दंगे फसाद होने लगे तो लोगों ने हंगामा स्टार्ट कर दिया और इस वजह से इसको बोला गया मंडल मुद्दा। अब मंडल मुद्दे की सिफारिशें क्या थी, इनकी जो डिमांड थी वो क्या थी, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला भाई कि जो ओबीसी है ना उनको सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दे दो, ठीक है, 27% आरक्षण की रिजर्वेशन की इन्होंने मांग की थी। अब भूमि सुधार को पूर्णतः से लागू करने के लिए बोला इन्होंने कि भाई भूमि को लेकर जितनी चीजें होती है उन सब चीजों को सुधारा जाए और किसानों को अच्छे फसलों के दाम दिए जाए। और 1990 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री जो वीपी सिंह थे, इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की और इसके खिलाफ देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन होने लगे और इसी को क्या बोला गया? इसको बोला गया मंडल मुद्दा। ठीक है, आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं किसकी, कि क्रियान्वयन का परिणाम क्या निकला। अब ये जो क्रियाएं हुई इनका क्या परिणाम था?
इनका परिणाम ये निकला कि भाई आरक्षण के विरोध में भारत के उत्तर भारत के शहरों में व्यापक हिंसा प्रदर्शन होने लगे, लोग एक दूसरे को मारने लगे और छात्रों द्वारा हड़ताल, धरना प्रदर्शन, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना इसमें शामिल था। उसके बाद इस विरोध का अहम पहलू क्या था, बेरोजगार युवाओं और छात्रों द्वारा आत्मदाह, यानी कि इन्होंने क्या बोला कि हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग अपने आप को ही जला डालेंगे, मार डालेंगे, आत्महत्या कर डालेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र था जिसका नाम था राजीव गोस्वामी, इसने क्या करा, सरकार के फैसले के खिलाफ सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले अपने आप में आत्मदाह का प्रयास किया था, यानी कि अपने आप को जलाने का प्रयास किया था। अब क्या हुआ, इसने अपने आप को जलाने का प्रयास किया तो ये जला तो मतलब बहुत नुकसान हुआ और उसके बाद में सरकार को इनके सामने घुटने टेकने पड़े। और हुआ क्या, विरोधियों का तर्क था कि जातिगत आधार पर आरक्षण समानता के अधिकार के खिलाफ है, कि अगर जाति का आप आरक्षण दोगे तो ये क्या होगा, ये असमानता है। और तमाम विरोधों के बावजूद 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा ये सिफारिशें लागू कर दी गई और सरकार को बात माननी पड़ी। उसके बाद आता है यहाँ पर वन एंड ओनली जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा डिस्प्यूट वाला जो क्षेत्र था, यानी कि अयोध्या। अयोध्या के अंदर बताया गया है कि अयोध्या जिसमें बोला गया था कि 16वीं सदी के अंदर एक मीर बाकी नाम की एक अयोध्या के अंदर मस्जिद थी। अब इस मस्जिद के बारे में क्या बोला गया, मस्जिद जो है ना, बोला गया कि उस समय वहां मंदिर था तो ये मस्जिद तोड़वा दी गई। अब मस्जिद को मंदिर को तोड़कर बनवाया गया, ये बोला गया था कि मंदिर था वहां पर और उसमें सॉरी जो मस्जिद बनी हुई थी उसे तोड़वा दिया और फिर उसके बाद बोला गया कि पहले यहाँ पे मंदिर था तो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी है। और ये मामला अदालत में गया और 1940 के दशक की बात है ये, और जब से मतलब इस पर जो है ताला लगा दिया, क्या लगा दिया, ताला लगा दिया गया। और बाद में जब ताला खुला तो इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति स्टार्ट हो गई। सब लोग अब ये बोलने लगे मुस्लिमों के लिए है, कुछ ने बोला कि भाई नहीं यहाँ पर राम मंदिर बनेगा, ठीक है, हिंदुओं का है। तो ये सब चीजें चलने लगी और 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का जो ढांचा था उसे तोड़ दिया गया। अब जो मस्जिद थी वहां पर बनी हुई थी ऑलरेडी, उसको तोड़ दिया गया। इसके कारण देश में सांप्रदायिक दंगे यानी कि हिंदू मुस्लिम के बीच में हिंसा फैल गई और 1993 के अंदर मुंबई में दंगे हुए और विवाद की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया, जिसमें यह देखा गया कि भाई किस किस की इसके अंदर जो है योगदान था। तो ये जो अयोध्या विवाद था बहुत लंबे समय तक चला। उसके बाद में इस अयोध्या विवाद के बाद में एक और कांड निकल कर आया, गोधरा कांड। अब गोधरा क्या था, एक रेलवे स्टेशन है, ये एक रेलवे स्टेशन है, कहां पर, गुजरात के अंदर। तो 26 फरवरी 2002 के अंदर गुजरात के गोधरा स्टेशन पर एक साबरमती एक्सप्रेस है, आपने सुना होगा ना, वो क्या कहते हैं, साबरमती से जो एक यात्रा स्टार्ट हुई थी गांधी जी के नाम से, जो गांधी जी के ऊपर गाना भी है कि साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। तो वहां पर एक एक्सप्रेस चलती है, साबरमती एक्सप्रेस। इसमें कार सेवक का मतलब क्या होता है, जो अपने बिना किसी उसके पूछे अपनी सेवा प्रदान करते हैं। यानी कि अगर उनको बोला गया, भाई मैंने बोला कि हाँ भाई मुझे कुछ काम कराना है, आपने खुद ही बोला कि भैया हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या है, ये कार सेवक है। तो ऐसी कार सेवकों की बोगी थी, एक डिब्बा था, ठीक है, एक डिब्बा था, ये भरा हुआ था। अब इसमें आग लग गई। अब ये संदेह करा कि भाई बोगी में आग मुसलमानों ने लगाई है। और अगले ही दिन गुजरात में क्या हुआ, बड़े पैमाने पर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा होने लगी और ये 1 महीने तक चला और 1100 से ज्यादा व्यक्ति इसके अंदर मारे गए। तो इसको क्या बोला जाता है, गोधरा कांड, ठीक है। वैसे एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा जो कि किसी भी सांप्रदायिकता को लेकर जो है किसी के बीच में जो है नफरत पैदा करे। उसके बाद में आया शाहबानो प्रकरण। अब इसमें क्या था, शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला थी, अब जिससे तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता, इसको एलिमनी बोलते हैं इंग्लिश में, गुजारा भत्ता, यानी कि जब अपना अपना जो अपने पति के साथ में जब पत्नी का जब बिल्कुल डाइवोर्स हो जाता है तो पति जो है वो क्या करता है, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपनी पत्नी को देता है, ठीक है। अब उसने गुजारा भत्ता देने के लिए मना कर दिया तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता के तहत शाहबानो को पति के गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया, परंतु उसको चीज नहीं मिल पाई थी। और उसके बाद में शाहबानो मुद्दा आज तक भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और अब इन सब चीजों को लेकर सरकार भी बहुत ज्यादा कठोर कदम उठा चुकी है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो सहमति के मुद्दे क्या थे। देखो विभिन्न दलों में बढ़ती सहमति के मुद्दे क्या था, नई आर्थिक नीति पर सहमति थी कि अब जो भी सरकार आएगी वो नई आर्थिक नीति के अकॉर्डिंग काम करेगी। दूसरा, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावों की स्वीकृति दी गई थी कि जो पिछड़ी जातियां हैं यानी कि SC ST OBC जो है इनके राजनीतिक और सामाजिक दावों की स्वीकृति और क्षेत्रीय दलों की भूमिका और साझेदारी को भी स्वीकार किया गया कि क्षेत्रीय दलों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ बड़े तौर पर बड़ी बड़ी चीजों को देखते हैं और कभी कभार काम छोटी चीज आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बोला गया कि क्षेत्रीय दलों पर भी इसमें जो है सपोर्ट किया जाए। विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि। विचारधारा का मतलब क्या, सिर्फ ये नहीं कि आपने बोल दिया भाई हाँ ठीक है विकास हो रहा है, ठीक है, या फिर आपने बोल दिया किसी भी तरीके से आप पार्टी की तरफ से आप सपोर्ट कर रहे हो, पर आपके सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि काम करने से ही विकास दिखता है। तो लोकसभा के 2004 के जो चुनाव हुए थे, इस चुनाव में क्या बताया गया, बीजेपी नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस के नाम से एक गठबंधन को हराया और उसके बाद में कांग्रेस के नेतृत्व में नया गठबंधन बना।
जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सत्ता में आने के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी चीज जो आती है वो आती है एनडीए क्या है ना। बच्चों के द्वारा बहुत बार पूछा जाता है सर ये एनडीए समझ में नहीं आता ये क्या है। तो देखो मई 2014 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो भारतीय जनता पार्टी थी उसको पूर्ण बहुमत मिला। और भारतीय राजनीति में लगभग 30 वर्षों के बाद यानी कि इतिहास रचते हुए 30 वर्ष बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पूर्ण बहुमत के साथ में किसी की सरकार आई थी और केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली एक मजबूत सरकार स्थापित हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, हालांकि जो एनडीए थर्ड कहा जाता है 2014 के अंदर भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन अपनी पूर्ववर्ती गठबंधन सरकारों से काफी हद तक अलग था। यानी कि जो गठबंधन है ना भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जितने भी जो सब पार्टियां हैं वो जो मिलजुल कर जो सरकार बनाती हैं तो ये जो है वो गठबंधन कौन सा होगा, वो एनडीए का गठबंधन होता है। ठीक है, जहां पिछड़े गठबंधनों का नेतृत्व राष्ट्रीय दलों में से एक ने किया था, वहीं एनडीए गठबंधन को न केवल एक राष्ट्रीय पार्टी यानी कि भाजपा द्वारा संचालित किया गया था बल्कि यह लोकसभा में अपने पूर्ण बहुमत के साथ में भाजपा का प्रभुत्व भी था और इसे अधिशेष बहुमत वाला गठबंधन भी कहा गया था। अधिशेष बहुमत का गठबंधन का मतलब क्या है कि एक तो भाई इसको पूर्ण तरीके से बहुमत मिला और बहुत ज्यादा मिला तो इसलिए अधिशेष गठबंधन का नाम दिया गया। और जो मैंने आपको बताया था कि इतिहास रचते हुए 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की कोई सरकार केंद्र में आई थी। उसके बाद हम बात करें इस अर्थ में गठबंधन राजनीति की प्रगति में एक बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है जिसे एक पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन से एक पार्टी के प्रभुत्व वाले गठबंधन में देखा जा सकता है। एक पार्टी से लेकर पूरे गठबंधन तक, ठीक है, ये प्रक्रिया चलती रही कि एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी और वही फिर आगे जाकर गठबंधन एनडीए के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे 2019 में लोकसभा के चुनाव आजादी के बाद में 17वें और 543 में से 350 से अधिक सीटें जीतकर एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को सत्ता के केंद्र में वापस आने का मौका मिला और ये सरकार दोबारा से सरकार बनाकर यहाँ पर आ गई। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है क्या कि 2019 के अंदर भाजपा की उथल पुथल यानी कि उतार चढ़ाव की सफलता के आधार पर सामाजिक वैज्ञानिकों ने भारतीय जनता पार्टी समकालीन पार्टी प्रणाली की तुलना में भाजपा प्रणाली से करना शुरू कर दिया। जैसे कांग्रेस प्रणाली थी, अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि कांग्रेस की सरकार चलती थी हर जगह पर, तो कांग्रेस प्रणाली का नाम दिया गया। ऐसी क्या हुआ, अब लगातार कुछ समय से भाजपा जीत रही है इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, भाजपा प्रणाली का नाम दे दिया। जहां भारत की लोकतांत्रिक राजनीति पर एक बार फिर कांग्रेस व्यवस्था की तरह से दलीय प्रभुत्व का युग दिखाई देने लगा और इसी को क्या बोला जाने लगा, भाजपा प्रणाली। अब बात आती है विकास और शासन के मुद्दे कौन कौन से। तो देखो सबसे पहले अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को सबका साथ सबका विकास के लिए एनडीए सरकार ने क्या करा, विकास और शासन को जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए कई सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजना बनाई। आपने देखा होगा बहुत सारी प्रधान PMKY कुछ करके योजनाएं चलती हैं जिसके अंदर जो है महिलाओं को, किसानों को और युवाओं को रोजगार देने की बात की जाती है। और भी यहाँ पर जैसे योजनाएं बताई गई हैं जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, आयुष्मान भारत योजना। तो ये सारी योजनाएं जो है वो एनडीए सरकार यानी कि बीजेपी जो है उसके द्वारा बनाई गई हैं जिससे कि जनता की सारी समस्याओं को दूर किया जा सके। और आगे बोला गया है कि इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों विशेषकर महिलाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभार्थी बनाकर यानी कि उनका बेनिफिशियल बनाकर प्रशासन को आम आदमी के दरवाजे तक ले जाना है कि सरकार जो है वो आम आदमी के दरवाजे तक जाएगी। तो शिक्षा अखाड़ा एक अज्ञानता की तरफ से मैं विष्णु दिवाकर आपको इस वीडियो के अंदर आपको पूरा लेसन कंप्लीट करा चुका हूं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।